नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार में। मैं हूं रीनू। पाकिस्तान की पुलवामा 2 साजिश अभी टली नहीं। कश्मीर में सुरक्षा बलों पर VBIED के हमले का खतरा बरकरार है। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट, जहां 2 बिवेड घाटी में अभी मौजूद रिपोर्ट के मुताबिक जैश ने 3 बिवाइड की तैयारी की है। 28 मई को भारतीय सुरक्षा बलों के हाथ एक बिवाइड लगी हुई थी और जिसे कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए निष्क्रिय किया गया था। घाटी में सुरक्षा एजेंसियों को अब भी 2 गाड़ियों की सरगर्मी से तलाश है। इससे पहले भी खुफिया एजेंसियों ने हाईवे पर सुरक्षा बलों के कॉन्वॉय पर हमले का अलर्ट जारी किया है। न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकार की नहीं गिराई है, कांग्रेस की सरकार नहीं गिराई है। एमपी में कांग्रेस अपना परिवार संभाल नहीं पाई। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। बीजेपी ने सब कुछ बताकर किया है। ये भी लगता है कि आप लोगों की सरकारें जहां होती भी नहीं है वहां भी आप बना लेते हैं। अब मैं एग्जाम्पल इसमें मध्य प्रदेश का भी दे सकता हूं, लेकिन विपक्ष के साथ पिछले 1 साल में तलखी कम नहीं हुई है, बड़ी है। ऐसा क्यों? बतौर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप कैसा सोचते हैं? देखिए, मैं पहले मध्य प्रदेश का उत्तर दूं आपको। मध्य प्रदेश में हमने नहीं सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में उनसे अपना परिवार नहीं संभाला, अपने आप नहीं संभाल पाए जी। अब आप न संभालें और वहां पर सरकार तो चलनी है, तो वो सरकार बनी है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अपने गिरबान में झांक करके देखना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आकलन करना चाहिए और उसके माध्यम से उनको अपने रास्ते तय करने चाहिए। न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने कैंप में ले जाने वाले कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि वो बीजेपी में अपनी मर्जी से आए। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सच का सामना करने से कतरा रही है, क्योंकि अपने घर को संभालने की जिम्मेदारी उनकी खुद की थी। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे को दोष देने से कुछ नहीं होगा। सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जब आप अध्यक्ष बने उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस की वहां पे सरकार गई, ऐसा आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी ने उस सरकार को अस्थिर कर दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने कैंप में ले लिया और पूरा खेल रच दिया। अब आप हमें बताइए कि क्या हानि का है ये राजनीति में? आप बताइए, ये हमारे लिए संभव है कि हम किसी को पकड़ करके ले आकर के बैठा दें? जी, ये कभी संभव हुआ है? कोई आया तो अपनी मर्जी से ही आया। मैंने तो आपको बताया जो विपक्ष का। तो मैं फिर कहता हूं, विपक्ष की दिक्कत क्या है? विपक्ष की दिक्कत यह है कि विपक्ष सच्चाई को सामना करने से कतरा रहा है और सच्चाई को अंडरस्टैंड करते हुए भी उसको नकार रहा है। इसलिए उनकी जितनी भी स्ट्रैटेजी है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। दैट दे शुड अंडरस्टैंड। मैं विपक्ष में रहा हुआ हूं, लंबे समय में लंबा जीवन हमारा विपक्ष में ही गुजरा है। सबसे पहली बात यह होती है कि सेल्फ कंट्रोल, राइट अप्रोच, डेवलपिंग द क्रेडिबिलिटी। विपक्ष अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं बना पा रहा है। पर सिंधिया साहब का टूट जाना और मतलब जो कि राहुल गांधी के बहुत करीबी थे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना, तो कहीं ना कहीं तो कांग्रेस परेशान होगी। मतलब उनका सिंधिया को आपने छीन लिया नहीं, ठीक है, उनको परेशान होना समस्या आती है, किसी के भी घर में आती है। आत्मचिंतन करना है ना, दूसरे को दोष देकर के क्या होगा? अमित शाह ने हमारी मेरे घर से कोई चीज ले जाए जी, तो मैं उसको दोष दूं, ये क्यों नहीं ध्यान रखा कि हमारा घर ठीक रहना चाहिए था? इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थ्रोइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अदर्स डजंट वर्क। और फैक्चुअल चीजों को एक्सेप्ट करना ये तो जिम्मेवारी होगी। मैं कहता हूं कि विपक्ष की दिक्कत क्या है कि विपक्ष ने अपनी जिम्मेवारी को न निभाते हुए, सतही तौर पर काम करते हुए अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की है। क्रेडिबिलिटी के साथ साथ उनकी जितनी स्ट्रैटेजीज हैं वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है जी। और इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वह कोई अच्छी तस्वीर अब उनकी पार्टी के बारे में भी और देश के लिए भी कोई अच्छा उपकरण नहीं बन पा रहे। मैं अमित शाह को कोट करना चाहता हूं यहां पर। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर को राहुल जोशी को एक इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि कांग्रेस के नेतृत्व पर उनकी पार्टी का अगर भरोसा नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो क्या आपको लगता है कांग्रेस का नेतृत्व वीक है बहुत ज्यादा? अब देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो लीडरशिप है
उसकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सिचुएशन जी। उस अंडरस्टैंडिंग के साथ नैरेटिव तय करना, स्ट्रेटेजी तय करना और सही रास्ते से ऑपोजिशन करना, इसके लिए मन बनाना पड़ता है। ये मन नहीं है उनका, वो शॉर्टकट मेथड्स इस्तेमाल करते हैं और उसके कारण उनकी क्रेडिबिलिटी घट रही है, उनके बारे में लोगों की अंडरस्टैंडिंग घट रही है। न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर किशोर आजवानी को दिए इंटरव्यू में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को सही करार दिया, साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या को लेकर की जा रही राजनीति की निंदा की। अच्छा, ये बताइए कि ये विरोधी आपके ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि साहब डेटा मिसमैच सिर्फ यही नहीं है, डेटा मिसमैच मौत के आंकड़ों पर भी है कि भाई दिल्ली सरकार दिखाना चाहती है कि हमारे कोरोना कंट्रोल में है, इसलिए मौत के आंकड़े भी कम बता रही है। उससे क्या गोल्ड मेडल मिलेगा मेरे को? मतलब जो लोग इस वक्त इस किस्म की गंदी राजनीति करते हैं, मुझे उससे बड़ा दुख है। इन्हीं लोगों ने, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने हाईकोर्ट के अंदर केस किया हमारे खिलाफ। जी जी। हाईकोर्ट ने सारी जांच की और हाईकोर्ट ने उनका केस डिसमिस कर दिया, ये कह के कि दिल्ली सरकार के मौत के आंकड़े ठीक है। अब इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या होगा? ये बताइए, आपकी नजर में आज बहुत सारे एक्सपर्ट्स अलग अलग राय दे रहे हैं। अब आपने इतने समय ये कोरोना काल निकाला सरकार के तहत और अभी भी चल रहा है कोरोना काल, तो ये लॉकडाउन लगाना सही था? उस वक्त मेरे हिसाब से सही था, क्योंकि उस वक्त देश या कोई भी राज्य की सरकार कोरोना से निपटने के लिए तैयार नहीं थी। कोरोना के बारे में ही कुछ नहीं पता था अपने को, सबको नया नया वायरस था, सारे देश इससे निपटने में असक्षम हो रहे थे। उस टाइम अगर लॉकडाउन नहीं लगाते तो देश में इतना जबरदस्त कोरोना फैल जाता, फिर ना तो अपने पास पीपी किट थे उसको डील करने के लिए, ना आरटीपीसीआर किट थे, ना अपने पास रैपिड टेस्टिंग किट थे, ना अपने पास कुछ भी नहीं था, मास्क थे, कुछ भी नहीं था। हम बिल्कुल ना ऑक्सीजन। अब हमने 2 महीने के अंदर दिल्ली में सारी तैयारी कर ली है। अब अपने पास पीपी किट्स भी हैं सफिशिएंट, आरटीपीसीआर किट्स भी हैं, रैपिड टेस्टिंग किट्स भी हैं, अपने पास ऑक्सीजन के भी खूब सारे बेड्स हमने तैयार कर लिए हैं, प्राइवेट अस्पतालों को भी तैयार कर रहे हैं। अब हमने तैयारी कर ली है। सागर मेडिकल कॉलेज के डीन हटाए गए। सीएम शिवराज ने डीन को हटाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना नियंत्रण में लापरवाही बरतने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। एक्सपर्ट टीम ने किया था सागर का दौरा। टीम ने डीन के खिलाफ रिपोर्ट दी थी और डीन के खिलाफ ये एक बड़ी कार्रवाई सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सागर मेडिकल कॉलेज के डीन हटाए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डीन को हटाने के निर्देश दिए। कोरोना नियंत्रण में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है। एक्सपर्ट टीम ने सागर का दौरा किया था। टीम ने डीन के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने दलित कार्ड खेल दिया है। बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को फूल सिंह बरैया को पहली वरीयता देनी चाहिए। दिग्विजय तो पहले भी राज्यसभा जा चुके हैं। बरैया के जीतने पर राज्यसभा में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। आपको बता दें कि बरैया अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार बनाया है। इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया है अनुसूचित वर्ग से, फूल सिंह बरैया, जो अच्छे सक्रिय नेता हैं और जुझारू नेता हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए प्राथमिकता उनको देना चाहिए, फूल सिंह बरैया जी के लिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी तो कई बार सांसद भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे, अनेकों पदों पर रहे, कांग्रेस एआईसीसी में रहे, पीसीसी में रहे, सारी चीज़ों में। तो अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति के लिए न्याय मिलना चाहिए। तो मैं इसलिए मान के चलता हूं कि कांग्रेस की फर्स्ट प्रायोरिटी फूल सिंह बरैया जी। निसर्ग तूफान का प्रदेश में साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यहां खुले में पड़ा अनाज बारिश में भीग रहा है, जिसको रखने की कोई व्यवस्था नहीं। इंदौर के अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे करीब 30,000 क्विंटल गेहूं रखा है, जो कि देर रात से अब तक हुई बारिश की भेंट चढ़ गया। गुना में
हो रही लगातार बारिश के चलते उपार्जन केंद्रों पर रखा गेहूं भीग गया। किसानों का आरोप है कि स्थानीय केंद्र संचालक को वो लगातार फोन कर रहे हैं, बावजूद इसके वो इनकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। दमोह में भी जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते खुले में रखा हजारों क्विंटल चना और गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया। कुछ यही हाल कटनी, रतलाम, भोपाल, छतरपुर, सीहोर कई जिलों में भी दिखाई दिया, जहां प्रशासनिक बद इंतजामी की भेंट किसानों का अनाज चढ़ रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर बोला हमला। बारिश से खुले में रखा अनाज भीगने पर साधा निशाना। निसर्ग तूफान की चेतावनी को सरकार ने नजरअंदाज किया। प्रदेश सरकार से मांग की, गेहूं की खरीदी पूरी नहीं होने तक खरीदी रखी जाए जारी। किसानों का गीला गेहूं खरीदे सरकार, खुले में रखे अनाज का परिवहन कर किया जाए भंडारण। अनाज भीगने पर कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान। बेमौसम बारिश से अनाज को नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद, कमल पटेल का कहना है। निजी वेयर हाउस में किया जाएगा खुले अनाज का भंडारण, जिलों को जारी किए गए निर्देश। और ये प्राकृतिक, एक तरह से इसको मान सकते हैं कि प्रकृति का इसमें, इसके हमारे ऊपर कोई कंट्रोल, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में सतर्क है। हमारे पांचों मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं और प्रशासन पूरा, और वेयर हाउस के अंदर हम अधिक से अधिक माल डाल रहे हैं। प्राइवेट जितने ट्रक हैं उनको भी अधिग्रहण कर रहे हैं, ताकि किसानों का और गेहूं का नुकसान ना हो, शासन का भी नुकसान ना हो। वहीं इंदौर में राव पीथमपुर टोल टैक्स पर विवाद, कार सवार युवकों ने मारपीट की। टोल प्लाजा कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कर्मचारी समेत मैनेजर हुए घायल। राव थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मारपीट मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर इंदौर में राव पीथमपुर टोल टैक्स पर विवाद हुआ और विवाद के चलते कार सवार युवकों ने टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। और इस मारपीट का ये जो पूरा वीडियो है सीसीटीवी कैमरे में देखा गया है। कर्मचारी समेत मैनेजर घायल हुए हैं। राव थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मारपीट मामले की जांच में जुट गई है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना के संक्रमण से घिरे समाज में मानव सेवा की मिसालें गर्व और हौसला दोनों बढ़ाने वाली होती हैं। मानव सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानने वाले महान देश भारत के लोग इंसानों में भी भगवान को ही देखते हैं। 3 महीने की बच्ची को जान हथेली पर लेकर दूध पहुंचाने वाले आरपीएफ जवान की बहादुरी भी इसी सोच को बता रही है। आज उनके सेवा और मदद की भावना का सम्मान हो रहा है और वसुदैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले देश का सिर गर्व से और ऊंचा हो उठा है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर 3 महीने की बच्ची को जान हथेली में लेकर दूध पहुंचाने वाले आरपीएफ के जवान इंदर सिंह यादव की अब हर जगह सराहना हो रही है। बच्ची की मां जहां इंदर सिंह यादव को सच्चा हीरो बता रही है, तो वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल अपने महकमे में ऐसे जिम्मेदारों को पाकर फूले नहीं समा रहे हैं। गुरुवार को एक बार फिर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इंदर सिंह यादव को नकद पुरस्कार देने का ऐलान किया। उनकी माने तो आरपीएफ कांस्टेबल इंदर सिंह यादव ने एक कर्तव्यनिष्ठ भावना का प्रदर्शन करते हुए बच्ची को दूध देने के लिए ट्रेन के पीछे भागे। साथ ही उन्होंने लिखा कि उनका सम्मान करते हुए उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज ने भी इंदर सिंह यादव के कर्तव्य निष्ठा को सम्मान दिया है और उन्हें भी अपने प्रदेश के इस कर्मचारी पर नाज है। देश, समाज और महकमे से मिल रहे सम्मान से इंदर सिंह यादव भी अभिभूत हैं। 2 बेटियों के पिता इंदर सिंह यादव की माने तो मां की पुकार और 3 महीने की बच्ची की शक्ल देखकर वो सब कुछ भूल गए और उसी वक्त इनकी किसी भी तरह से मदद करने की ठान ली। साथियों को इंदर सिंह यादव ने संदेश दिया कि कैसे भी हालात हों, अगर आप मदद करने के हालत में हैं तो लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता भगवान किसे किस रूप में कहां भेज दे। एक तो ये है कि मैं भी 2 बेटियों का पिता हूँ, तो मैं बच्चियों की जानता हूँ कि बच्ची कितनी प्यारी होती हैं। तो फिर मेरे दिल से रहा नहीं गया और मैं तुरंत उसी समय बिल्कुल अपनी ड्यूटी को भी छोड़ के और तुरंत मैं दौड़ के बाहर गया और उसके लिए दूध उपलब्ध कराया। क्या संदेश देंगे आप अपने जवान साथियों के लिए? साथियों के लिए मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि
कभी भी कैसी भी परिस्थितियां हो, अगर आप मदद कर सकते हो तो बिल्कुल मदद करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो इस दुनिया में शायद नहीं है, लेकिन पता नहीं किस रूप में भगवान किसको कहाँ भेजते हैं। आपको बता दें 31 मई की रात 8:43 पर भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कर्नाटक से गोरखपुर जा रही श्रमिक स्पेशल में साफिया हाशमी नाम की महिला यात्रा कर रही थी। उसकी 3 महीने की बेटी दूध नहीं मिलने की वजह से रो रही थी। तब उन्होंने पास खड़े जवान इंदर सिंह यादव से मदद मांगी थी। इंदर सिंह यादव देर किए बिना स्टेशन के बाहर जाते हैं और दूध खरीदकर ट्रेन की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं तब तक ट्रेन तेजी से उनकी आंखों के सामने से जाने लगी। इंदर सिंह यादव सब कुछ छोड़ उस बोगी की तरफ दौड़ लगा देते हैं, जिसमें बच्ची और उसकी मां दूध का इंतजार कर रही होती है। ट्रेन के साथ इंदर सिंह यादव प्लेटफॉर्म के अंत तक दौड़ लगाते हैं और बच्ची की मां को दूध का पैकेट पकड़ाकर ही दम लेते हैं। बच्ची की मां ने भी वीडियो जारी कर आरपीएफ के इस जाबाज को सच्चा हीरो बताया। मुझे किसी स्टेशन पे दूध नहीं मिला, मैंने कई स्टेशन पे बोला दूध के लिए, पर मुझे कहीं दूध नहीं मिला। मुझे भोपाल में इंद्र यादव जी ने मेरी मदद की, उन्होंने मुझे दूध दिया। मेरी बच्ची को 3 महीने की मेरी बच्ची है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मानव सेवा को सर्वोच्च समझने वाले कर्मचारियों को पाकर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी गदगद हैं। इंदर सिंह यादव की मदद वाली भावना ने संकट में संजीवनी बनी रेलवे का गर्व और बढ़ाया है। 57 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने और परिवारों से मिलाने के बीच उनकी ऐसी मदद रेलवे जैसा महकमा और इंदर सिंह यादव जैसे उस महकमे के जीवट कर्मचारी ही कर सकते हैं। न्यूज 18 के लिए ग्वालियर से संवाददाता सुशील कौशिक और भोपाल से संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। रायपुर से खबर जहां आईएएस जेपी पाठक निलंबित हुए। सीएम भूपेश बघेल के आदेश पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। महिला ने जांजगीर पुलिस से की थी शिकायत, जहां अधिकारी पर रेप का आरोप लगाया था। सीएम ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दिए हैं और अभी निलंबित किया गया है। तो आईएएस जेपी पाठक को निलंबित किया गया है। महिला की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक